सुबह सुबह बस शोर शराबा चालू हो जाता है इस घर में। चैन से मुझे कोई सोने भी नहीं देता। अरे दीदी, सुबह के 9 बज रहे हैं और हम सब 7 बजे ही उठ जाते हैं। अब आप ही देर से उठती हो तो उसमें आप ही की गलती है। नेहा, तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? भूलो मत, मैं तुम्हारी ननद हूँ। तभी आरोही की नजर अपने पिता जगजीत के हाथ पर जाती है, जिस पर प्लास्टर लगा होता है। अरे, ये क्या पापा, आपके हाथ को क्या हुआ है? अरे 2 दिन से इनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और तू अभी ध्यान दे रही है। अरे कैसे ध्यान देगी सुनीता? इसे घूमने फिरने से फुर्सत होगी तब अपने परिवार पर ध्यान देगी ना। हम लोगों से ये 2 मिनट के लिए भी बात नहीं करती, इससे क्या ही उम्मीद रखे अब? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मुझे क्या बस घूमने फिरने के ही काम है क्या? मैं ऑफिस के काम से थक जाती हूँ। मेरे दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, इसीलिए मैं आप सबको ठीक से वक्त नहीं दे पाती। लेकिन बाहर के लोगों के साथ तो देर रात तक वक्त बिताती है। खैर, सुबह सुबह मुझे कोई बहस नहीं करनी है। 2 दिन पहले तेरे पापा गार्डन में पैर फिसल कर गिर गए और उनके हाथ पर सूजन आ गई। क्या? हे भगवान! पापा, अब तो आपकी सूजन कम है कि नहीं? हाँ, अभी थोड़ी राहत है। अरे बेटा, जरा हम लोगों के साथ भी बात किया कर, खाया कर, पिया कर, अपने बेटे को बाहर घूमने ले जाया कर। उसे तेरी जरूरत है बेटा। आखिर इस तरह तू अपने में ही क्यों रहती है? अरे माँ, आप फिर शुरू हो गई। अरे आप लोग यहाँ पर खाली बैठे हो, इसलिए आप लोगों के पास समय ही समय है। लेकिन मेरे पास ऑफिस में ढेर सारा काम होता है। मुझे पैसे कमाने हैं माँ, और अपना करियर सेट करना है। ये रिश्तेदारी वगैरह मैंने बहुत निभा ली, लेकिन अब मुझे अपने आप पर ध्यान देना है माँ। इतना कहकर आरोही वहां से चली जाती है। आरोही अपने बेटे समर के साथ मायके में ही रहती है। कुछ समय पहले उसका और उसके ससुराल वालों का खूब झगड़ा हुआ होता है, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया होता है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। मुझे तो बेचारे समर पर दया आती है। अपने माता पिता की लड़ाई के कारण उसे अपने बचपन में ही ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन इस बेशरम को तो उसके कुछ भी नहीं पड़ी। लेकिन हम अपने नाती को पूरा प्यार देंगे। हाँ सुनीता, तुमने सही कहा। आरोही बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती है और उसके बेटे समर को उसके मायके वाले ही संभालते हैं। एक दिन सुनीता को आरोही की सास का फोन आता है। सुनीता जी, आरोही को बोलिए ना कि यहाँ पर वापस आ जाए। अरे कब तक वहां पर गुस्सा होकर बैठेगी वो? हमारा समर के बगैर दिल नहीं लगता। उसके चले जाने से मानो घर की रौनक ही चली गई है। बरखा जी, मैंने और जगजीत जी ने उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनती। बस यही कहती रहती है कि आप लोग अच्छे नहीं हो, और आप लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वो ना तो खुद वहां पर रहेगी और ना ही अपने बेटे को रखेगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुनीता जी। आपको कभी हमारे व्यवहार से ऐसा लगा क्या? उतने में वहां पर आरोही आती है और वो सुनीता को बात करते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि वो फोन उसकी सास का ही है। अरे क्यों परेशान कर रही हो बार बार फोन करके? नहीं आना है मुझे आप लोगों के पास। अब दोबारा यहाँ फोन मत करना। लेकिन बहू, मेरी बात तो सुन ले एक बार। आरोही उनकी कोई बात नहीं सुनती और वो गुस्से में फोन कट कर देती है। आरोही, ये तूने कैसे बात की अपनी सास से? ये कोई तरीका है क्या बात करने का? लेकिन माँ, आप क्यों उठाती हो उस बुढ़िया का फोन? अरे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां मैंने कितना कुछ सहा है। फिर भी आप लोग मुझे समझौता करके वहां वापस जाने के लिए कह रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं और मेरा बेटा बोझ बन गए हैं क्या? अगर है तो बताओ मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो लोग खुद से अगर तुझे और समर को बुला रहे हैं तो तुझे भी उन्हें एक मौका देना चाहिए अपनी गलती सुधारने का। मेरा मतलब ये है कि समर को इस उम्र में अपने परिवार से अलग रखना
ये बात सही नहीं है बेटा। नहीं माँ, मैं उन घटिया लोगों को कोई मौका नहीं देने वाली और मेरा समर बेटा मेरे पास ही रहेगा। उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बाय माँ। फिर आरोही वहां से चली जाती है। भगवान जी, ये सब मुझे इस उम्र में क्या देखना पड़ रहा है। मेरी बेटी का संसार उजड़ रहा है। कृपा करके इसके जीवन में फिर से खुशियां भर दो। मुझसे तो ये सब देखा ही नहीं जा रहा। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आप ही जानते हो। बस सब कुछ ठीक कर दो। ऐसे ही एक रोज, मम्मा मम्मा, इस शनिवार को स्कूल में पेरेंट टीचर की मीटिंग है। सबके मम्मा पापा आएंगे। पापा तो शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप तो आओगी ना? नहीं समर, मैं इस शनिवार को अपनी सहेलियों के साथ 2 दिन के लिए घूमने जा रही हूँ, इसलिए मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मम्मा। अरे क्या लेकिन मम्मा? तुम्हारी मीटिंग में मामा मामी आएंगे, तुम उनके साथ चले जाना। नेहा रमन, तुम इसके स्कूल में चले जाना। लेकिन दीदी, समर की इच्छा है कि आप उसके साथ जाओ। हर किसी के माता पिता आते हैं, उसे भी तो इच्छा होती होगी ना कि आप वहां पर आओ। हर बार मैं और रमन ही जाते हैं। देखो नेहा, तुम्हें जितना कहा जाता है उतना ही क्यों नहीं करती तुम? बस दादी अम्मा बनकर ज्ञान के मोती बटोरना शुरू कर देती हूँ। आरोही की बातों से समर उदास हो जाता है। फिर आरोही के जाने के बाद, मामी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मम्मा मुझसे अब इतना प्यार नहीं करती और वो मुझे पापा से मिलने भी नहीं देती। मुझे दादा दादी की भी बहुत याद आती है मामी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम उदास मत हो। मामी है ना? चलो, आज हम दोनों साथ में थिएटर जाएंगे। वो तुम्हारे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर की नई फिल्म आई है ना, वो देखेंगे हम। नहीं मामी, मुझे नहीं देखनी कोई फिल्म। इतना कहकर समर अपने कमरे में चला जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे दीदी के ससुराल वालों में कोई खोट नजर नहीं आती। दीदी के बर्ताव को देखकर मुझे तो वही गलत लगती है, और अगर ससुराल वालों में कोई खोट होती तो समर उनकी बुराई भी करता। वो छोटा बच्चा जरूर है, लेकिन काफी समझदार हो चुका है। नेहा को समर के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन जब आरोही की छुट्टी होती है, तभी नेहा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। अरे आरोही बेटा, आज ना बहू की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आज के काम तू ही कर दे। वैसे भी आज तेरा छुट्टी का दिन है ना। सारे ना सही, लेकिन जो जरूरी काम है बस वही कर दे बेटा। अरे नहीं माँ, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? ना बाबा ना, मैं कोई काम धाम नहीं करने वाली। हफ्ते भर वहां ऑफिस जाकर काम करूं और अब यहाँ घर में भी काम करूं। नहीं, मुझसे ये काम वाम नहीं होगा माँ। लेकिन बेटा, अगर तू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? मेरे भी कमर में बहुत दर्द है, इसीलिए मुझसे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता। अरे माँ, नेहा बस नखरे कर रही है। हफ्ते भर तक तो वो एकदम ठीक थी, फिर मेरी छुट्टी के दिन ही वो बीमार कैसे पड़ गई? फालतू की नौटंकी है बस, और कुछ नहीं। तभी वहां पर रमन आता है। अरे नहीं दीदी, नेहा की तबीयत सच में खराब है, आप उसके लिए ऐसा मत बोलिए। रमन, छोटा है तो छोटा ही रहे, ज्यादा हद पार करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दिन रात एक करके मैं बाहर काम करके घर में पैसे देती हूँ। नेहा क्या करती है? अब उससे घर के भी काम नहीं हो पा रहे क्या? और क्या फायदा मेरा मायके में रहकर? आप सब में और मेरे ससुराल वालों में कोई फर्क नहीं है। दीदी, आप पैसों की बात ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि जितने पैसे आप देती हो ना, उसमें घर का आधा खर्चा भी नहीं निकलता। आपके पीछे नेहा ही सारे काम करती है, यहाँ तक कि समर को भी वही संभालती है। आपको तो बस ऑफिस का ही काम करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। देख रही हो ना माँ, समझा दो अपने बेटे को, वरना मैं एक लाफा दे दूंगी इसे। बीवी की बहुत साइड लेने लगा है ये। अरे इतना भी उसे सर पर मत चढ़ा, वरना एक दिन तुझ पर ही भारी पड़ेगी वो।
और आइंदा से मेरे साथ ये बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अगली बार मैं ये सब सुनकर नहीं लूंगी। आरोही के इस बर्ताव से सभी घर वाले काफी गुस्सा होने लगते हैं। वो बस अपने पैसों का ही घमंड दिखाती रहती है और हर किसी के साथ बस बुरी तरह ही पेश आती है। फिर एक रोज जब आरोही अपने ऑफिस के कलीग के साथ कैफे में बैठकर कॉफी पी रही होती है, तभी वहां पर विराट भी आता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आरोही? और तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शादीशुदा होने के बाद भी तुम किसी गैर मर्द के साथ कैफे में बैठकर गप्पे लड़ा रही हो। विराट, तुमने अपनी अकल बेच दी है क्या? जगह देखकर बात करो मुझसे। अरे जब मैं तुम्हारे साथ थी तभी तो तुम्हें तुम्हारी बीवी कभी नहीं दिखी, और अब जब मैं दूर हो चुकी हूँ तो अब तुम्हें मेरी याद क्यों आ रही है? देखो आरोही, मैंने तुम्हें कभी अपने आप से दूर किया ही नहीं है। तुम ही समर के साथ घर छोड़कर चली गई और सारी गलती भी तुम्हारी ही थी, मेरी नहीं। और उसके बाद भी मैं और मम्मी पापा तुम्हें इतना समझा रहे हैं, बुला रहे हैं वापस, फिर भी तुम अपनी अकड़ ही दिखा रही हो। दिखाऊंगी मैं, और दिखाऊंगी, क्योंकि तुम और तुम्हारे मम्मी पापा उसी लायक हो। वो आज के लिए बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर आरोही वहां से निकल जाती है। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस से घर लौटती है, तभी वहां पर विराट को देखकर वो हैरान रह जाती है। समर बेटा, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये क्रिकेट सेट लाया है। तुम्हें बहुत दिनों से चाहिए था ना? तुम्हारे मामा मामी ने बताया कि तुमने बहुत अच्छे नंबर्स लाए हैं एग्जाम में। बहुत खूब बेटा, ऐसी ही तरक्की करो। शुक्रिया पापा, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी बेटा। विराट, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? और आप लोगों ने इसे घर के अंदर कैसे आने दिया? आरोही, ये किस तरह से बात कर रही है तू? समर है तेरे सामने, इसके बारे में तो कुछ सोच ले। समर बेटा, अपने कमरे में जा। पर मम्मा, मुझे पापा के साथ बात करनी है। मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? ओके मम्मा। समर डर कर अंदर चला जाता है। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली हूँ, और ना ही मेरा बेटा आने वाला है। इसीलिए तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। और खबरदार, जो मेरे बेटे को फिर से मिलने आए तो। देखो आरोही, समर मेरा भी बेटा है, और उससे मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गई ना? ये मेरा ससुराल है और यहाँ पर मेरे सास ससुर रहते हैं। तुम्हें रिश्तों की इज्जत करना नहीं आता, लेकिन मुझे अच्छी तरह से आता है। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। अगर तुम रिश्तों की इज्जत करना जानते ना, तो आज मैं और समर यहाँ होते ही नहीं। आ रही बेटा, जाने दो ना, अब क्यों खामखा बहस कर रही हो? अपने बच्चे के लिए गुस्से को थूक दे बेटा। और ऐसी क्या बात हुई है जो तू अपने ससुराल वालों से इतनी नफरत करती है? हाँ बेटा, चली जाना वापस ससुराल। अपनी घर गृहस्थी को ऐसे मत उजाड़ बेटा। आप दोनों को क्या लगता है माँ पापा कि मुझे ये सब करते हुए बहुत खुशी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि वो घर मेरा है ही नहीं। वो लोग मेरे अपने नहीं हैं। देखो विराट, चले जाओ यहाँ से। पहले ही तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, अब और दुख मत दो मुझे। ठीक है आरोही, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने बेटे से मिलने वापस जरूर आऊंगा, और इसके लिए तुम मुझे नहीं रोक सकती। इतना कहकर विराट वहां से चला जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रीति आज बहुत खुश होती है, क्योंकि आज उसकी सबसे करीबी कजिन काजल घर पे आने वाली होती है। वाओ मम्मा, क्या बात है, कितने टेस्टी टेस्टी पकवान बना रही हो आप। काजल मौसी की तो आज मौज ही मौज है। और नहीं तो क्या। वैसे मैंने सुना है कि वो बहुत सालों बाद इंडिया आ रही है, और वो तो आपके और डड्डा की शादी में भी नहीं थी।
है ना? हाँ भाई, मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। चलो अच्छा ही है जो वो यहाँ पर आ रही है। उसी बहाने से उससे मिलना भी हो जाएगा। काजल इतने सालों से विदेश में जॉब ही कर रही थी और मेरी शादी के दौरान वो जहाँ पर रहती थी वहां पर दंगे चल रहे थे, इसीलिए वो आ नहीं पाई। लेकिन अब उसकी जॉब यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, इसीलिए वो अब यहाँ पर वापस रहने आ रही है। थोड़ी ही देर में वो आती भी होगी। वाह मम्मा, आई एम रियली एक्साइटेड। और मुझे पता है कि काजल मौसी पियानो बजाती है, तो मैं उनसे पियानो बजाना भी सीख लूंगी। अब तो मेरी बोर्ड की एग्जाम भी खत्म हो चुकी है, लेकिन कॉलेज शुरू होने से पहले मैं अच्छे से पियानो सीखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, काजल मौसी तुम्हें सिखा देगी। वो बहुत अच्छा पियानो बजाती है, उस कारण से उसका विदेश में भी बहुत बड़ा नाम है। उतने में काजल घर पर आती है और तभी अपनी साली को पहली नजर में देखकर अंगद उसे देखते ही रह जाता है। हाय अंगद, कैसे हो? एकदम ठीक। तुम कहो? बस बढ़िया। काजल मौसी, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप हर हफ्ते मुझे टाइम निकाल कर पियानो सिखाओगी। हाँ शनाया बच्चा, जरूर सिखाऊंगी। अरे बाबा, बातें तो होती ही रहेगी। काजल, आज मैंने तुम्हारी पसंद के सारे पकवान बनाए हैं। जल्दी से फ्रेश होकर बैठ जाओ, मैं सर्व करती हूँ तुम्हें। ओके प्रीति, एंड थैंक यू सो मच मेरी जान। शुरुआती के 2 से 3 दिन काजल उनके घर में आती जाती ही रहती है और वो वहां पर शनाया को पियानो बजाना भी सिखाती है। लेकिन जब जब वो घर पर आती है तब तब अंगद ऑफिस जाता ही नहीं और घर पर ही रुकता है। अरे अंगद बेटा, आज तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं पापा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है, इसीलिए आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन अगर तेरी तबीयत खराब ही है तो जाकर कमरे में आराम करना। यहाँ पर क्यों बैठा है? अरे नहीं पापा, मैं यहीं पर बैठना चाहता हूँ और अभी अभी तो मैं आराम करके ही आया हूँ। अंगद का ये बर्ताव देखकर हेमंत को उस पर शक होने लगता है। जब जब ये काजल घर पर आती है तब तब ये ऑफिस जाता ही नहीं। आखिर माजरा क्या है? अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन सच तो यही होता है कि अंगद को काजल के प्रति धीरे धीरे आकर्षण होने लगता है। एक रात जब काजल को लेट हो जाता है तब उसे अंगद ही घर छोड़ता है और वो उसके घर पर जाकर उसके साथ बहुत सारी बातें भी करता है। हाँ, और फिर प्रीति और मैंने उस वॉचमैन की कंप्लेन कर दी, जिसके बाद बहुत डांट पड़ी थी उसे। बड़ा मजा आया था। हमें आम चुराने से रोकता था वो। उसके साथ तो ऐसा ही होना था। वैसे काजल, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी काजल अपनी घड़ी देखती है। अरे अंगद, टाइम देख रहे हो क्या? 2 घंटों से बस हम बातें ही कर रहे हैं। प्रीति, बच्चे और अंकल जी घर पर अकेले हैं, सो आई थिंक कि तुम्हें अब निकलना चाहिए। अच्छा, तो मैं यहाँ पर रुककर तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऐसा है तो बता दो मुझे, मैं चला जाऊंगा। ओ गॉड अंगद, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इतना लेट हो गया है ना, इसीलिए मैं कह रही थी। बाकी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। चलो, मैं निकलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट अंगद। अब ऑफिस में काम करते समय भी अंगद अब काजल के बारे में ही सोचता है और जब उसे पता चलता है कि काजल का बर्थडे आने वाला है तभी, अरे वाह, काजल का बर्थडे आने वाला है, तब तो मुझे उसे एकदम स्पेशल गिफ्ट देना पड़ेगा। फिर वो घर जाकर सबके साथ डिस्कस करता है। सुनो, हम सब काजल के लिए एक बर्थडे सरप्राइज पार्टी रखते हैं, वो बहुत खुश हो जाएगी। क्यों प्रीति? हाँ अंगद, तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है।
मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अब इतने सालों बाद वो इंडिया आ रही है, तब तो उसे अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाना ही चाहिए। कुछ सालों पहले ही मामा मामी चल बसे, जिसके बाद वो काफी डिस्टर्ब हो गई थी। इसीलिए उसे इस जन्मदिन पर ढेर सारी खुशियां मिलनी ही चाहिए। आप फिक्र मत करो मम्मा, हम बहुत बढ़िया डेकोरेशन करेंगे। और पॉप्स, आपको बेकरी से केक लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मौसी के लिए केक मैं खुद बनाऊंगी। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। फिर सभी एक साथ मिलकर काजल के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान करते हैं, और काजल को भी वो सब बहुत पसंद आता है। लेकिन पार्टी के बीच में ही अंगद चुपके से काजल को एक महंगा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। अरे अंगद, ये ब्रेसलेट तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है काजल, मैं अपनी साली के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? ये स्पेशली तुम्हारे लिए है। हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच अंगद, तुम्हारा ये तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। हेमंत काजल और अंगद की सारी बातचीत सुन लेता है। अंगद को अगर काजल को यह महंगा तोहफा देना ही था तो वो सबके सामने देता ना। यू सबसे छुपकर क्यों दिया उसने? और इसने तो आज तक अपने सगे बच्चों के लिए या फिर प्रीति के लिए भी इतनी महंगी चीज कभी नहीं लाई, और आज ये कल की आई काजल के लिए इतना महंगा ब्रेसलेट खरीद लिया। अब वक्त के साथ साथ अंगद और काजल की नजदीकियां बढ़ने लगती है। फिर एक दिन जब सभी बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, तभी अचानक से लास्ट मिनट पर प्रीति की तबीयत खराब हो जाती है। ओफो मम्मा, आपको भी अभी बीमार होना था क्या? यार, इतनी मुश्किल से मुझे एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी। आपको तो पता है ना, वो लोग कितने खड़ूस और नालायक हैं। वो दोबारा मुझे छुट्टी नहीं देने वाले। हाँ मम्मा, और अब 11th में जाने के बाद मैं भी कॉलेज में बिजी हो जाऊंगी। हमारे पास घूमने का कितना अच्छा मौका था। लेकिन बच्चों, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ को आराम करने दो। आई एम सॉरी बच्चों, मेरे कारण तुम दोनों की इच्छा अधूरी रह गई। पर अभी भी वक्त बीता नहीं है। मेरे पास तो रिसोर्ट की बुकिंग अभी तक है, और अगर प्रीति नहीं आ सकती तो क्या हुआ? हम अपने साथ तुम्हारी काजल मौसी को लेकर जा सकते हैं। क्यों? ओह यस, काजल मौसी इज सो कूल, वो हमारे साथ जरूर आएंगी। हाँ, वैसे भी उनके ऑफिस में उनकी ही चलती है, और वो ज्यादातर काम घर से ही संभालती है, इसीलिए वो हमारे साथ जरूर आएंगी। हाँ, यही सही रहेगा। आप सब काजल को लेकर जाइए, मैं और पापा यही घर पर रह लेंगे। काजल भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, और वो सब एक हफ्ते के लिए घूमने जाते हैं। और इस ट्रिप में काजल और अंगद एक दूसरे के और करीब आते हैं। ट्रिप से लौटने के बाद एक रात अंगद ढेर सारी शराब पीकर काजल के घर पहुंच जाता है। अंगद, रात के 1:30 तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? और तुमने ये कितनी सारी शराब पी रखी है? ये सब क्या है अंगद? काजल, मैं आज तुमसे अपने इस बेबस दिल का हाल बयां करके ही रहूंगा। आज तुम्हें मैं बता कर ही रहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। What? काजल, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जब से मेरे जिंदगी में आई हो, तब से मुझे जीने का वजूद मिल गया है। तुम्हारे आने से पहले मैं तो बस नाम के लिए जी रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं खुलकर और खुशी से जीने लगा। क्या? अंगद की यह सारी बातें सुनकर काजल एकदम चौंक जाती है। देखो अंगद, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, शायद इसीलिए तुम ये सब बोल रहे हो। एक काम करो, तुम अभी पहले घर जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अरे क्या यार काजल, मैं जब जब तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम मुझे दूर करते हुए कहती हो कि घर जाओ,
परिवार के पास जाओ। मुझे नहीं जाना वहां पर यार, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास काजल। अंगद, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? रुको, मैं अभी तुम्हारे ड्राइवर मुकेश को फोन लगाती हूँ। उस दिन उसने मुझे ड्रॉप किया था, तब इमरजेंसी के लिए मैंने उसका नंबर ले लिया था। फिर काजल ड्राइवर मुकेश को फोन लगाती है और मुकेश आकर अंगद को वहां से लेकर जाता है। फिर अगले दिन जब काजल प्रीति के घर जाती है, तभी प्रीति बाहर खरीदारी करने गई होती है और घर पर सिर्फ अंगद ही होता है। अंगद, प्रीति और बाकी घर वाले कहाँ पर गए हैं? रोमी तो जॉब पर गया है, शनाया स्विमिंग क्लासेस गई है, प्रीति भी शॉपिंग करने गई है और पापा जी शायद अपने दोस्त के पास गए हैं। लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। अरे नहीं अंगद, मैं बाद में आ जाऊंगी। थोड़ा सा काम है मुझे बाहर, उसे निपटा कर मैं वापस आ जाऊंगी। रुको काजल, कल रात को जो मैंने किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन सच तो यही है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना काजल? चुप करो अंगद, जाने दो मुझे। मेरी आंखों में देखो काजल और बताओ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारा दिल मेरे लिए बिल्कुल नहीं धड़कता। बताओ काजल। हाँ, हाँ है मुझे भी तुमसे प्यार और धड़कता है मेरा दिल तुम्हारे लिए। मैं भी तुम्हें बेहद चाहती हूँ अंगद, लेकिन मैं क्या करूँ, ये सब सही नहीं है। देखो अंगद, हम दोनों एक साथ एक रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, क्योंकि तुम मेरे जीजा हो और मैं तुम्हारी साली। प्यार में इतने अंधे मत हो अंगद, प्लीज। देखो काजल, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तो तुमने भी कह दिया है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। और अगर हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों ये सब कुछ छोड़कर एक हो जाएंगे। हाँ काजल, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अंगद, तुम भूल कैसे सकते हो कि तुम एक 16 साल की बेटी और 23 साल के बेटे के पिता हो। रोमी की शादी की उम्र हो चली है, शनाया अब कॉलेज जाने वाली है। अरे इतना अच्छा परिवार है तुम्हारा, इतने प्यारे बच्चे हैं, तो फिर तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? प्यार किसी कंडीशन के साथ नहीं होता है काजल, वो तो बस बेवजह हो जाता है। मैंने प्रीति के साथ अरेंज मैरिज की थी और अपना परिवार बनाया, लेकिन अब मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो काजल। हम दोनों एक साथ रह सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं प्रीति को तलाक दे दूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अंगद? भूलो मत अंगद, तुम्हारी अभी कोई नई नई शादी नहीं हुई है। तुम दोनों ने लगभग आधी जिंदगी साथ गुजारी है और तुम उसे तलाक देने के बारे में सोच रहे हो? नहीं अंगद, मैं अपनी बहन का घर कभी नहीं तोड़ूंगी और अगर उसके लिए मुझे अपने प्यार का बलिदान भी देना पड़े तो मैं वो भी दे दूंगी। उतने में काजल और अंगद की नजर दरवाजे पर जाती है और वो दोनों देखते हैं कि वहां पर प्रीति खड़ी है और उसने ये सब सुन लिया है। उसे देखकर काजल और अंगद एकदम हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या काजल के लिए अंगद सच में प्रीति को छोड़ देगा या फिर उसकी और काजल की ये प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नव्या अपने पति मिहिर के साथ रहती है। उनके घर पर एक काम वाली भी आया करती है जिसका नाम चमन बहार होता है। अरे चमन, तुम आ भी गई? तुम तो बड़ी टाइम की पक्की निकली। हाँ दीदी, अरे दुनिया हुई जाए आर पार,
पर जो टेम्पर आवत है उका कहत है चमन बहार। नाइस। अच्छा, जल्दी से सारे काम निपटा लो क्योंकि मुझे आज शॉपिंग करने जाना है। ठीक बा दीदी। अब भाई हम शुरू करे थे अपन काम एकदम सुपर फास्ट इंजीनियर की तरह इस स्पीड में करेंगे। ठीक है चमन। फिर अगले दिन जब मिहिर एक हफ्ते बाद अपने बिजनेस ट्रिप से वापस लौटता है तभी वो नव्या से कहता है, क्या यार नव्या, तुम भी जब तुम इस्त्री वाले को कपड़े दे रही थी तब तुमने ठीक से कपड़े नहीं देखे थे क्या? अरे मेरे शर्ट्स कितने मैले थे। क्या? और नहीं तो क्या यार। अरे वो काम वाली चमन ठीक से कपड़े भी नहीं धोती। मुझे वहां पर ये 2 शर्ट ही 2-2 दिन पहनने पड़े। उसने तो मेरे पूरे मूड की बैंड ही बजा दी। हे भगवान, आई एम सॉरी मिहिर। मैं अगली बार से ध्यान दिया करूंगी और चमन से कहूंगी कि वो कपड़ों को ठीक से धोया करे। हाँ प्लीज यार, तुम्हें क्या है, तुम तो दिन भर घर पर ही रहती हो, लेकिन मुझे बाहर ऑफिस में 4 लोग मिलते हैं। उनके सामने ऐसे मैले कपड़े पहनूंगा तो मेरी रेपुटेशन क्या रहेगी? हाँ मिहिर, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। मैं करूंगी उससे बात। फिर नव्या अगली बार से ध्यान देने लगती है और अगर कपड़े ठीक से ना धुले हो तो वो उन्हें फिर से एक बार धो देती है। अब ये छोटी छोटी शिकायतें मैंने चमन से की तो वो काम छोड़ने पे बैठी है। एक तो आजकल काम वालियों के तेवर भी कितने बढ़ गए हैं। कोई काम वाली सही नहीं रही। ना बाबा ना, मैं अपनी काम वाली के साथ कोई हुज्जत नहीं करने वाली। इससे अच्छा तो मैं ही काम कर लूं थोड़ा। फिर एक दिन जब मिहिर बाथरूम में जाता है तभी वहां फर्श पर पड़े हुए साबुन पर पैर लगकर उसका पैर फिसल जाता है और वो बुरी तरह फर्श पर गिर जाता है। हाय रे, मर गया मैं तो। क्या हो गया मिहिर? ओह नो, तुम्हें डिस्को डांस करने के लिए बाथरूम ही मिला था क्या? अरे मेरी देड़शानी बीवी, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं बाथरूम में डिस्को डांस करते बैठूं? अरे उस चमन के कारण हुआ है ये सब। क्या? चमन के कारण? लेकिन चमन तो कब की चली गई काम करके। वो तुम्हें यहाँ पर गिराने कैसे आ सकती है फिर? ये देखो, ये साबुन को तो वो फर्श पर ही छोड़कर चली गई। सारा फर्श स्लिपरी है। उसने यहाँ पर पानी डालकर जरा सी भी सफाई नहीं की है। अरे ऐसे कौन करता है भला? आज तो मैं बाल बाल बच गया, लेकिन अगर मुझे कोई चोट लग जाती तो? हाँ मिहिर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी हड़बड़ी में होगी, इसीलिए तो वो साबुन को अपनी जगह पर रखना भूल गई और पानी डालकर फर्श धोना भी भूल गई। लेकिन वो रोज ऐसा नहीं करती। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे ये बात बता दूंगी, फिर वो आइंदा से ध्यान देकर काम करेगी। हाँ नव्या, लेकिन उससे पहले मुझे बाम दो। अगर अभी बाम नहीं लगाया तो अगले 1 हफ्ते तक बैठने लायक नहीं रहूंगा। हाँ मिहिर, अभी देती हूँ। फिर नव्या अगले दिन चमन को ठीक से काम करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी किसी बात को सीरियसली नहीं लेती और सर हिलाते हुए हाँ कहकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब चमन पोछा लगा रही होती है तभी वहां पर मिहिर आ जाता है। दया रे दया, अरे ओ साहब, अभी वहीं पर रुक जाओ। अरे लेकिन क्यों चमन, मुझे घर के अंदर आना है। अरे साहब, आपकी अखवा में का धूल मिट्टी चला गया है का? दिख नहीं रहा का? हम पोछा लगा रहे हैं। अगर इका हमने ठीक से साफ नहीं किया तो आप उका बिल भी हमारे नाम पर ही फाड़ दई है। हमका नहीं पता, और फर्श गंदा हुई गई तो हम दोबारा से पोछा नहीं लगाने वाले, कह दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, शांत हो जा, मैं रुकता हूँ यहीं पर। जी ठीक बा, लेकिन फैन तो चला दो। नाना साहब, हमने फैन चलाया
तो आप बोलोगे कि हमका पसीना आवत है। ओकरे खातिर हम अपन खातिर फैन लगाए रही। ओफो चमन, मैंने ऐसा कब कहा? आपका कुछ भरोसा नहीं साहब। कब का बोल के तीर मार दो, पता नहीं चलत रही। मिहिर को चमन के उल्टे जवाब और बेबाक बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वो बाद में नव्या पर गुस्सा निकालता है। नव्या, तुम्ही ने उस चमन बहार को अपने सर पर चढ़ा रखा है, वरना उसकी क्या मजाल है मुझसे इस तरह बात करने की। मैं अगर चाहता तो उसे बहुत सुनाता वहीं पर, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं चुप रहा। लेकिन तुम उसे समझा दो कि मुझसे इस तरह से बात ना करे, और जबान चलाने से अच्छा तो हाथ चलाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है बाबा, मैं चमन से कह दूंगी, लेकिन तुम अभी हाइपर मत हो। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आज तुम्हारे लिए चमन ने तुम्हारी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई है, और तो और मैंने अपने हाथों से बीटरूट का रायता भी बनाया है। तुम्हें वो बहुत पसंद है ना? हाँ नव्या, ठीक है, मैं अब भी फ्रेश होकर आता हूँ। फिर मिहिर जब पनीर की सब्जी को खाने जाता है, तभी वो देखता है कि सारे पनीर के पीसेस कच्चे ही है। ओह गॉड नव्या, ये देखो, पनीर के सारे पीसेस कच्चे हैं। इसने तो इन्हें तला भी नहीं। ये किस तरह की काम वाली है यार, इसे कोई भी काम ठीक से करने नहीं आता। यार मिहिर, शायद वो जल्दबाजी में भूल गई होगी, अब जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे भूल गई होगी? तुम हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा क्यों डालती हो? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस घर की मालकिन है और तुम उसकी काम वाली हो। सच में नव्या, मैं तो इस चमन बहार से परेशान हो गया हूँ। फिर अगले दिन, देखो चमन, साहब के साथ तुम बात ही किया मत करो, और हाँ, थोड़ा काम पर भी ध्यान दिया करो। कल वो फिर चिल्ला रहे थे कि पनीर की सब्जी में पनीर ही कच्चा है, तुमने उसे क्यों नहीं तला? देखो दीदी, हमका ये रोज रोज की चिक बिल्कुल नहीं पसंद। हम आपसे कह दे रहे हैं, फिर कहना मत कि हमने आपको बोला नहीं। अरे नहीं नहीं चमन, तुम मुझे थोड़ा गलत ले रही हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही बता रही थी। और मैं जानती हूँ ना कि तुम कितनी मेहनती और अच्छी हो, और तुम्हारे जैसी काम वाली तो मुझे ढूंढकर भी नहीं मिलेगी। हाँ दीदी, चलो अब हम चले थे। वो बचा हुआ कपड़ा कल कर देंगे, और छत का सफाई भी। चलो बाय बाय। अरे लेकिन चमन। अच्छा ठीक है, बाय बाय। नव्या अब चमन से परेशान हो जाती है। अरे यार, अभी कुछ देर में मिहिर भी आ जाएगा। नहीं, उसके आने से पहले ही मुझे सब कुछ चेक करना होगा। कहीं आज फिर से इस चमन ने कोई घोटाला न किया हो, वरना ये मिहिर तो फिर से मुझ पर ही बरसेगा। फिर थोड़ी देर बाद में मिहिर घर पर आता है, और तब वो देखता है कि नव्या साफ सफाई कर रही है। अरे नव्या, ये तुम क्या कर रही हो? आज घर की साफ सफाई तुम क्यों कर रही हो? और ये चमन कहाँ पर गई? आज आई नहीं क्या वो? अरे नहीं मिहिर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आई थी आज, लेकिन फिर भी घर बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी साफ सफाई ही कर लूं। लेकिन नव्या, तुम्हें सफाई करने की क्या जरूरत है, जबकि हमारे घर पर एक काम वाली बाई आती है। ये सारे काम तुम्हें उससे करवाने चाहिए। तुम उससे काम क्यों नहीं कराती हो? अरे उसे क्या हम फ्री में काम कराते हैं क्या? अरे नहीं मिहिर, लेकिन फिर भी अब घर बैठे बैठे मैं मोटी होती जा रही हूँ, इसीलिए सफाई के जरिए ही मेरा एक किस्म का कार्डियो हो जाता है। यार नव्या, तुम तो सच में अजीब हो। फिर एक दिन जब मिहिर के बॉस घर पर आने वाले होते हैं, उसी दिन चमन आखिरी वक्त पर छुट्टी ले लेती है, और गंदा और बिखरा हुआ घर देखकर
बॉस मिहिर से गुस्सा हो जाते हैं। मिहिर, मैं चलता हूँ। यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे घर में बहुत गंदगी है और सामान भी काफी बिखरा हुआ है। मुझे ऐसा गंदा घर बिल्कुल भी नहीं पसंद। इससे मुझे सख्त नफरत है। सॉरी सर, वो शायद मेरी काम वाली बाई आज नहीं आई, इसीलिए घर में इतनी गंदगी है। तो क्या हुआ? तुम्हें पता था ना कि आज मैं आने वाला हूँ? अरे मैं क्या, अगर कोई और मेहमान भी घर पर आए तो आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये इतनी बेसिक सी बातें भी तुम्हें और तुम्हारी बीवी को पता नहीं क्या मिहिर? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इतना कहकर बॉस वहां से चले जाते हैं और मिहिर इस सबसे बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो नव्या पर अपनी भड़ास निकालता है। देखा नव्या, तुम्हारे उस काम वाली को लाड़ प्यार देने का नतीजा। आज घर पर बॉस आने वाले थे और ये उसे अच्छी तरह से पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐन वक्त पर छुट्टी ले ली। इतना गैर जिम्मेदार और नालायक कोई कैसे हो सकता है भला? ये सब तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। हाँ मिहिर, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ? अरे तुम कुछ करती ही कहाँ हो? तुम तो बस उस चमन बाहर की गलतियों को बढ़ावा देती रहती हो। तुम्हें अगर कुछ उसे कहने के लिए कह दो तो तुम्हारे मुंह में तो दही जम जाता है। अरे क्या कहूँ मैं उससे मिहिर? तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ कि आजकल की काम वालियाँ कैसी होती है। हमारी चमन तो फिर भी बाकियों की तरह गई गुजरी नहीं है और वो ठीक ठाक काम कर लेती है। अगर मैं दूसरी काम वाली बाई लगाऊंगी तो वो भी ऐसे ही काम करेगी। अरे बाकी की काम वालियाँ तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा के पैसे लेती है, लेकिन कभी कभार चमन को अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए कह दिया तो वो खुशी खुशी करती है। देखा, अरे तुम्हें तो अभी भी उस चमन की ही पड़ी है। यहाँ पति के साथ क्या हो रहा है वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। बस बहुत हुआ नव्या, अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या फिर वो चमन। अब उसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है मिहिर, तो बांध लो अपना बोरिया बिस्तर और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तो चमन को निकालने से रही। क्या? हाँ मिहिर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर तुम चले जाओगे तो थोड़ी देर बाद वापस भी आ जाओगे, लेकिन वो अगर काम वाली चमन चली गई तो घर का सारा काम मुझे ही करना होगा और इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। नव्या इतना कहकर वहां से चली जाती है और बेचारा मिहिर अपना सर पकड़ लेता है।